वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 11। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ सेम एज। तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स के बराबर होती है। हमारे पास हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होती है, और 1 यूनिट में हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 10⁻5 जूल्स जो एनर्जी होती है वो अवेलेबल होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज सेम एज। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो कूलम पर सेकंड। हमारे पास एम्पेयर और कूलम पर सेकंड जो हमारे पास फार्मूला था I = Q/T, उस हिसाब से हमारे पास 5 कूलम पर सेकंड हमारे पास इसका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and having a charge of E coulombs travel from rest through a potential difference of V volts, its kinetic energy will be। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 14। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास ये 100 किलो एम्पेयर प्रोडक्ट माइक्रो एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो यह हमारे पास है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमारे पास ये 100 के साथ किलो को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिली है तो 10⁻³ और एम्पेयर का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारा जो है यूनिट्स ये एम्पेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो मिली है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किलो हो जाएगा, और 10⁻³ और 3 ये ऐड अप होके 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 100 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी 10⁻6 - 6 हमारे पास 10⁻0 आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट की किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर 0 हो तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1/10 हमारे पास आता है 0.1 एम्पेयर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है इसमें। उसके बाद 15 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो हमारे पास एक सर्किट है उसमें 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट है, और उनको हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। तो जब पैरेलल में लगाया हुआ है इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास वोल्टेज सेम रहेगी और करंट जो है वो डिवाइड होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। करंट इज सेम इन बोथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। लार्जर करंट फ्लोज इन लार्जर रजिस्टर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो सबसे सबसे बड़ा रजिस्टर होगा इन 2 इक्वल रजिस्टर्स में, उसमें जो करंट है वो सबसे कम जाएगी। करंट हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है कि किस तरफ उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिले। तो जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उसमें जो करंट होगा वो बहुत कम जाएगा। सी ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, या कि वोल्टेज अक्रॉस ईच इज सेम। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी क्योंकि वो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमारा इस ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे स्मॉलर रेजिस्टेंस है स्मॉलर कंडक्टेंस, तो ये गलत है क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो 1 और रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी। ऑप्शन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 में हमारे पास कहता है कि कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। तो कंडक्टेंस हमारे पास मुंह में एक्सप्रेस होती है, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर यहाँ पे हमारे पास है 1.7 × 10⁻⁻6, जो कि हर मटेरियल की डिफरेंट होती है, और ये आपको याद करना पड़ेगा, या अंडरस्टूड है
फिक्स वैल्यू है इसकी। तो 18 पे आ जाते हैं। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस V applied at its two ends. The drift velocity is Vd. If the diameter of wire is made d/3 then drift velocity becomes। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है बुक में वो है Vd, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 9D निकलता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशन में है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 18। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D, द पोटेंशियल डिफरेंस V applied at its two ends, the drift velocity is Vd. If the diameter of wire is d/3 then drift velocity becomes। तो यहाँ पे हमारे पास है कि लेंथ हमारे पास किसी भी एक कॉपर वायर की L दी गई है, हमारे पास डायमीटर D है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर हम इसके डायमीटर को d/3 कर लें तो हमारे पास इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास ये सारा गिवन डेटा दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास वायर की लेंथ L है, डायमीटर D है और क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फ़ा है और वोल्टेज V है। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बनता है वो बनता है कि Vd इक्वल्स I/n अल्फ़ा E, जहाँ पे Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I हमारे पास करंट हो गया, n हमारे पास डेंसिटी हो गई और अल्फ़ा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, जबकि E हमारे पास चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी अल्फ़ा को जो कि एरिया है जिसमें हम चेंज करेंगे और डायमीटर को डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो हमारे पास जब हम ये R की जगह ये पुट करते हैं तो हमारे पास जो आफ्टर रीअरेंजिंग हमारे पास जो अल्फ़ा की न्यू वैल्यू आती है वो होती है α/9। तो इसको हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो आएगा 9Vd के बराबर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाते हैं 19। टू रजिस्टर्स R1 and R2 give combined resistance of 4.5 ohm when in series and 1 ohm when in parallel। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जो R1 and R2, और जब हम उन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 4.5 आती है, और जब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 ओम की आती है। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 पहले सीरीज़ के लिए देख लेते हैं। 3 + 3 6 + 3 ये 9, सेकंड ऑप्शन में 9 + 3 12, और सी ऑप्शन में 1.5 + 3 ये 4.5, और फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं 1.5 + 0.5 ये आएगा हमारे पास 2.5। तो सीरीज़ के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इस हिसाब से हम अगर पैरेलल का भी निकालें तो भी हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसमें हमारे पास पैरेलल में भी जो इसका 1 ओम इसका इक्विवेलेंट आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 में देख लें। 20 वी हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन विल गिव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो कौन सी कम्बिनेशन हमारे पास 4 ओम देगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो कह रहे हैं कि आर 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कम्बिनेशन होगी जिससे हमारे पास 4 ओम आएगी। तो पहले ये देख लेते हैं क्या पहले तीनों रजिस्टर को पैरेलल इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पैरेलल में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 2 ओम रजिस्टेंस 2 ओम रजिस्टेंस इन सीरीज़ विद पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 and 6। तो कि हमारे पास नेक्स्ट में कह रहे हैं कि 3 और 6 का हम पैरेलल निकाल लें और उसको फिर सीरीज़ में लगाएं 2 ओम के साथ। तो ये भी चेक कर लेते हैं। अगर इस पे हमारा आंसर सही ना आया तो हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो हमारा 4 ओम रिक्वायर्ड आंसर है, और यहाँ पे हमारे पास
तीन रजिस्टेंस गिवन हैं 2 ओहम, 3 ओहम एंड 6 ओहम। तो पहले हम क्या करते हैं कि तीनों का पैरेलल निकाल लेते हैं। तो 3 और 6 का जब हम पैरेलल निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी 2 ओहम आएगी, और 2 ओहम का जब हम 2 ओहम के साथ पैरेलल निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 ओहम आएगी, जो कि हमारे पास 4 ओहम के इक्वल नहीं है। तो हम सेकेंड ऑप्शन पे शिफ्ट करते हैं। उसमें क्या था कि हम पहले 3 और 6 का पैरेलल निकालें और उसके बाद 2 ओहम का जो है उसके साथ उसके सीरीज़ में लगाएं। तो जैसे ही हम 3 और 6 का पैरेलल निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 ओहम की, और इसी 2 ओहम को जब हम जो तीसरा रजिस्टर है 2 ओहम का उसके साथ सीरीज़ में लगाएंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो 4 होगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आगे जितने भी MCQs होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप हमें कमेंट में या फिर हमें हमारे पेज पर या व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।